बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक सुंदर राज्य का नाम था सूर्यनगर। ये राज्य अपनी हरियाली, झरनों, रंग बिरंगे फूलों और शांत वातावरण के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। लेकिन सूर्यनगर की सबसे खास बात थी उसके पास फैला हुआ एक विशाल जंगल, जिसे लोग नीलवन कहते थे। नीलवन इतना घना था कि दिन के समय भी उसकी गहराई में सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। जंगल के बीचों बीच एक चमकदार झील थी, जिसके पास एक ऊंचा झरना गिरता था। झरने का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पेड़ों की परछाइयां साफ दिखाई देती थीं। झील के चारों ओर गुलाबी, लाल और पीले फूल खिले रहते थे। सुबह होते ही तितलियां उड़ने लगती और पक्षियों की मीठी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता। इसी राज्य में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी अन्वी। अन्वी बाकी राजकुमारियों से थोड़ी अलग थी। उसे महल के कीमती गहनों और सुंदर कपड़ों से ज्यादा प्रकृति और पक्षियों से प्रेम था। वह अक्सर अपनी दासियों के साथ महल के बगीचे में जाती और घायल पक्षियों को दाना खिलाती। अगर कोई छोटी सी चिड़िया भी घायल होकर महल के पास आ जाती तो अन्वी उसे अपने हाथों से पानी पिलाती और उसकी देखभाल करवाती। राजा वीरेंद्र अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की एक आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। अन्वी को जंगल में जाना बहुत अच्छा लगता था। राजा हमेशा कहते, बेटी, नीलवन जितना सुंदर दिखाई देता है उतना ही रहस्यमय भी है। तुम वहां अकेले कभी मत जाना। अन्वी मुस्कुराकर कहती, पिताजी, मैं अकेली कहाँ जाती हूँ। मेरे साथ तो जंगल के सारे पक्षी होते हैं। राजा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते, लेकिन फिर भी उसे सावधान रहने की सलाह देते। एक दिन सुबह अन्वी अपने महल की खिड़की के पास बैठी थी। तभी उसकी नज़र एक सफ़ेद पक्षी पर पड़ी। वह पक्षी बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग था। उसके पंख दूध जैसे सफ़ेद थे और उसकी आंखें चमकदार नीली थीं। पक्षी खिड़की के पास आया और कुछ देर तक अन्वी को देखता रहा। अन्वी धीरे से उसके पास गई और बोली, तुम इतने सुंदर हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। पक्षी ने अपना सिर हिलाया और अचानक उड़कर महल के बाहर चला गया। अन्वी भी खिड़की से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद वही पक्षी फिर वापस आया। इस बार उसकी चोंच में एक छोटा सा गुलाबी फूल था। उसने फूल अन्वी के सामने गिरा दिया। अन्वी हैरान रह गई, तुम मेरे लिए फूल लाए हो। पक्षी ने फिर सिर हिलाया और उड़ते हुए महल से दूर जाने लगा। अन्वी को लगा जैसे वह पक्षी उसे अपने पीछे आने का संकेत दे रहा है। वह कुछ देर सोचती रही। फिर उसने अपनी दासी से कहा, मैं थोड़ी देर बगीचे तक जा रही हूँ। लेकिन वह जानती थी कि पक्षी बगीचे की ओर नहीं, नीलवन की ओर जा रहा था। अन्वी ने चुपचाप अपना साधारण हरा लिबास पहना और पक्षी के पीछे चल पड़ी। जंगल के रास्ते में वह सफ़ेद पक्षी कभी आगे उड़ता, कभी किसी पेड़ की डाल पर बैठकर उसका इंतजार करता। कुछ दूर जाने के बाद अन्वी ने देखा कि वहां दो और सफ़ेद पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। तीनों पक्षियों के पंख बिल्कुल चमकदार थे। एक पक्षी अन्वी के दाएं उड़ रहा था, दूसरा बाएं और तीसरा उसके आगे। अन्वी को ऐसा लगा जैसे तीनों उसकी रक्षा कर रहे हों। चलते चलते वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। अचानक उसके सामने एक अद्भुत दृश्य आया। एक विशाल झील के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले थे। बीच में ऊंचे पहाड़ से पानी का झरना गिर रहा था। झरने के आसपास हल्की धुंध थी और धूप की किरणें पानी पर पड़कर इंद्रधनुष जैसा रंग बना रही थीं। अन्वी मंत्रमुग्ध होकर बोली, इतनी सुंदर जगह तो मैंने कभी नहीं देखी। तभी तीनों सफ़ेद पक्षी झील के किनारे एक बड़े पत्थर पर जाकर बैठ गए। अन्वी उनके पास गई। तभी सबसे बड़े पक्षी ने अचानक इंसान जैसी आवाज में कहा, राजकुमारी अन्वी। अन्वी डरकर पीछे हट गई। तुम बोल सकते हो, पक्षी ने कहा। हम केवल उसी इंसान से बात कर सकते हैं जिसके मन में लालच नहीं होता। अन्वी ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? दूसरे पक्षी ने उत्तर दिया, हम इस जंगल के रक्षक हैं। तीसरे पक्षी ने कहा, लेकिन नीलवन पर एक बड़ा संकट आने वाला है। अन्वी का चेहरा गंभीर हो गया। कैसा संकट? सबसे बड़े पक्षी ने झील की ओर देखते हुए कहा, इस जंगल के नीचे एक प्राचीन नीला रत्न छिपा है। वह रत्न इस जंगल की जीवन शक्ति है। जब तक वह सुरक्षित है, यहाँ के झरने बहते रहेंगे, फूल खिलते रहेंगे और पक्षी सुरक्षित रहेंगे। तो फिर खतरा किससे है? अन्वी ने पूछा। पक्षी ने कहा, राज्य का एक लालची व्यापारी धनराज उस रत्न को पाने की कोशिश कर रहा है। धनराज सूर्यनगर का सबसे धनी व्यापारी था। उसके पास बहुत सी जमीनें, दुकानें और सोने चांदी के सामान थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच था। वह हमेशा कहता था, जिसके पास सबसे ज्यादा धन है वही सबसे शक्तिशाली है। धनराज ने कई बार नीलवन से लकड़ी और कीमती पत्थर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन राजा ने उसे रोक दिया था। अब उसे किसी तरह पता चल गया था कि जंगल में एक अनमोल नीला रत्न छिपा है। अन्वी ने पूछा, अगर वह रत्न इतना शक्तिशाली है तो वह उसे क्यों चाहता है? पहले पक्षी ने कहा, क्योंकि वह सोचता है कि उस रत्न को बेचकर वह पूरे राज्य से भी ज्यादा धनवान बन जाएगा। अन्वी ने कहा, हमें उसे रोकना होगा। तीनों पक्षियों ने एक दूसरे की ओर देखा। हाँ, पहले पक्षी ने कहा, लेकिन ये काम तलवार से नहीं बल्कि समझदारी से होगा। उसी समय झील का पानी अचानक हल्का सा चमकने लगा।
पक्षी ने कहा, राजकुमारी, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। इन परीक्षाओं से पता चलेगा कि तुम सच में इस जंगल की रक्षा करने योग्य हो या नहीं। अन्वी ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा थी दया की परीक्षा। पक्षियों ने उसे जंगल के एक रास्ते पर भेजा। वहां उसे एक घायल हिरण दिखाई दिया। उसके पैर में कांटा चुभा था। हिरण दर्द से कराह रहा था। अन्वी उसके पास बैठ गई। उसने अपने कपड़े का एक छोटा हिस्सा फाड़कर उसके पैर को साफ किया और धीरे धीरे कांटा निकाल दिया। तभी उसे दूर से आवाज सुनाई दी, राजकुमारी, जल्दी चलो, समय कम है। अन्वी ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद पक्षी उसे आगे बुला रहे थे, लेकिन अन्वी ने कहा, तुम लोग थोड़ी देर इंतजार करो, ये घायल है, इसे छोड़कर मैं आगे नहीं जा सकती। काफी देर तक वह हिरण की देखभाल करती रही। जब हिरण खड़ा होकर चलने लगा, तभी उसके सामने एक चमकदार रास्ता दिखाई दिया। पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी। दूसरी परीक्षा थी ईमानदारी की परीक्षा। अन्वी को जंगल में एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसमें चमचमाते सोने के सिक्के थे। अन्वी ने उन्हें देखकर कहा, ये मेरे नहीं हैं। तभी एक सफ़ेद पक्षी बोला, लेकिन तुम इन्हें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। तुम्हारे पिता गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो इन्हें महल ले जा सकती हो। अन्वी कुछ देर सोचती रही। फिर उसने कहा, किसी दूसरे की चीज़ लेकर अच्छे काम करना भी सही नहीं है। अगर ये किसी ज़रूरतमंद के हैं तो उन्हें वापस मिलना चाहिए। उसने संदूक वहीं बंद कर दिया। अचानक संदूक गायब हो गया और उसकी जगह फूलों से भरा एक पेड़ हो गया। दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। अब तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। ये थी त्याग की परीक्षा। तीनों पक्षी उसे एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए। वहां एक छोटी सी गुफा थी। गुफा के अंदर नीली रोशनी चमक रही थी। अन्वी ने देखा कि एक विशाल नीला रत्न पत्थर के बीच रखा था। वह इतना सुंदर था कि उसकी चमक से पूरी गुफा जगमगा रही थी। पक्षी ने कहा, यही वह रत्न है। अन्वी ने उसे देखा, लेकिन उसे छूने की कोशिश नहीं की। तभी एक आवाज़ गूंजी, जो मुझे अपने लिए लेगा उसे अपार धन मिलेगा। अन्वी ने रत्न की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसके सामने महल से भी बड़ा महल, सोने के गहने और दुनिया की सारी सुंदर चीजें आ गई हों। लेकिन अगले ही पल उसे जंगल के पक्षी, हिरण, फूल और झील याद आए। उसने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से इस जंगल का जीवन बचता है तो तुम्हें यहीं रहना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, गुफा की नीली रोशनी तेज हो गई। तीनों सफ़ेद पक्षी उसके सामने आकर झुक गए। राजकुमारी, तुमने तीनों परीक्षाएं पूरी कर लीं। अन्वी मुस्कुराए, लेकिन तभी जंगल में जोरदार धमाके की आवाज़ हुई। धरती हल्की सी हिलने लगी। पक्षियों ने घबराकर कहा, धनराज जंगल में पहुंच चुका है। अन्वी तुरंत झील की ओर दौड़ी। वहां उसने देखा कि धनराज के साथ कई मजदूर और सैनिक खड़े थे। उनके हाथों में फावड़े और लोहे के औजार थे। धनराज चिल्ला रहा था, जहां भी यह रत्न है उसे खोजो। आज मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। अन्वी उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। धनराज जी, रुक जाए। धनराज ने उसे देखकर कहा, राजकुमारी, आप यहाँ? हाँ, और मैं आपको ये रत्न लेने नहीं दूंगी। धनराज हंस पड़ा, आप मुझे रोकेंगी? मेरे पास इतने लोग हैं और आपके पास क्या है? अन्वी ने पीछे देखा। सैकड़ों पक्षी पेड़ों पर बैठे थे। हिरण, खरगोश और दूसरे जानवर भी उसके आसपास आ गए थे। धनराज फिर हंसा, जानवर और पक्षी मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? अन्वी ने शांत स्वर में कहा, शायद कुछ नहीं, लेकिन इंसान का लालच खुद उसका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। धनराज गुस्से में बोला, मुझे उपदेश मत दो। उसने मजदूरों को खुदाई करने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने जमीन में पहला फावड़ा मारा, झील का पानी अचानक कम होने लगा। फूल मुरझाने लगे, पक्षी घबराकर उड़ने लगे। अन्वी चिल्लाए, रुक जाए, लेकिन धनराज नहीं रुका और जोर से खोदो। तभी एक जोरदार आवाज हुई। जमीन में दरार पड़ गई। धनराज डरकर पीछे हट गया। तीनों सफेद पक्षी आसमान में उड़ गए और उनके पंखों से तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी ने जंगल को चारों ओर से घेर लिया। एक आवाज गूंजी, जो प्रकृति से केवल लेना चाहता है वह अंत में सब कुछ खो देता है। धनराज कांपने लगा। उसके सामने अचानक एक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि अगर उसने रत्न निकाल लिया तो जंगल सूख जाएगा, झील गायब हो जाएगी, पेड़ गिर जाएंगे और हजारों पक्षी अपना घर खो देंगे। फिर वही सूखा उसके अपने शहर तक पहुंच गया। धनराज का व्यापार बंद हो गया। उसके गोदाम खाली हो गए। उसका महल वीरान हो गया। धनराज घबराकर चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत करो। दृश्य अचानक समाप्त हो गया। धनराज घुटनों के बल बैठ गया। अन्वी उसके पास गई। अब समझ आया कि धन से ज्यादा जरूरी क्या है। धनराज की आंखों में पछतावा था। हाँ राजकुमारी, मैं गलत था। उसने अपने मजदूरों से कहा, सब औजार नीचे रख दो। फिर उसने जंगल की ओर देखकर कहा, मैंने हमेशा सोचा कि ज्यादा धन मुझे शक्तिशाली बनाएगा, लेकिन आज समझ आया कि प्रकृति के बिना मेरा सारा धन बेकार है। अन्वी ने कहा, गलती करना बुरी बात नहीं, लेकिन गलती समझ आने के बाद भी उसे दोहराना बुरा है। धनराज ने वादा किया कि वह कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
धनराज के साथ आए मजदूरों में एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसने आगे बढ़कर कहा, राजकुमारी, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो। धनराज के आदेश पर हमने कई जगह पेड़ काटे हैं। हमें पता नहीं था कि इससे जंगल को इतना नुकसान होगा। हम भी अब इस जंगल की रक्षा करना चाहते हैं। अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप सच में ऐसा चाहते हैं तो आज से इस जंगल में जितने पेड़ काटे गए हैं उससे 10 गुने पेड़ लगाए। सभी मजदूरों ने हामी भर दी। कुछ ही दिनों में जंगल के आसपास नए पौधे लगाए जाने लगे। धनराज ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जंगल और गरीब लोगों की सहायता में लगाना शुरू कर दिया। पहले लोग उसकी आलोचना करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उसकी मेहनत दिखाई देने लगी। उधर राजकुमारी अन्वी अक्सर नीलवन जाती। तीनों सफ़ेद पक्षी हर बार उसका स्वागत करते। एक दिन अन्वी ने उनसे पूछा, तुम तीनों हमेशा सफ़ेद क्यों रहते हो? सबसे बड़े पक्षी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि सफ़ेद रंग हमें याद दिलाता है कि मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे साफ रखना जरूरी है। दूसरे पक्षी ने कहा, दया इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती। तीसरे ने कहा, ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अन्वी ने पूछा, और त्याग? पहला पक्षी बोला, जो दूसरों की खुशी के लिए कुछ छोड़ सकता है उसे जीवन कभी खाली हाथ नहीं रखता। कुछ समय बाद सूर्यनगर में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। राजा वीरेंद्र ने घोषणा की, आज से नीलवन केवल राजमहल की संपत्ति नहीं रहेगा, ये पूरे राज्य की धरोहर होगा। इसकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य होगा। लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं। धनराज भी भीड़ में खड़ा था। वह पहले जैसा लालची व्यापारी नहीं रहा था। उसने गरीबों के लिए अनाज के भंडार खुलवा दिए थे। उसने जंगल के पास एक छोटा तालाब बनवाया था ताकि गर्मियों में जानवरों को पानी मिल सके। एक शाम राजकुमारी अन्वी फिर झील के पास बैठी थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे जा रहा था। झरने का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। तीनों सफ़ेद पक्षी उसके आसपास उड़ रहे थे। अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, अब तो नीलवन सुरक्षित है। सबसे बड़ा पक्षी बोला, जब तक लोगों के दिल में प्रकृति के लिए प्रेम रहेगा तब तक ये जंगल सुरक्षित रहेगा। अचानक तीनों पक्षियों के शरीर से तेज रोशनी निकली। अन्वी ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो तीनों पक्षी वहां नहीं थे। उनकी जगह झील के किनारे 3 सफ़ेद फूल खिले थे। अन्वी उन फूलों के पास गई। उसे समझ आ गया कि तीनों पक्षी उसे हमेशा के लिए अलविदा कह चुके थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसी समय आसमान में 3 सफ़ेद पक्षी उड़ते दिखाई दिए। अन्वी मुस्कुराई। उसे विश्वास था कि वे कहीं गए नहीं हैं। वे अब इस जंगल की हर चिड़िया, हर फूल, हर पेड़ और हर बहती धारा में मौजूद हैं। उस दिन के बाद सूर्यनगर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल बारिश के पहले दिन पूरा राज्य जंगल में पौधे लगाता। बच्चे पक्षियों के लिए दाना रखते, लोग झीलों को साफ करते, और राजकुमारी अन्वी बच्चों से हमेशा एक ही बात कहती, प्रकृति हमें जीवन देती है, इसलिए प्रकृति से केवल लेना नहीं, उसे लौटाना भी सीखो। समय बीतता गया। अन्वी बड़ी होकर एक समझदार रानी बनी। उसके शासन में सूर्यनगर पहले से भी ज्यादा खुशहाल हुआ। जंगल बढ़ता गया। झील का पानी कभी सूखा नहीं, झरना हमेशा बहता रहा, और नीलवन के आसमान में अक्सर 3 सफ़ेद पक्षी दिखाई देते रहे। कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान सच्चे दिल से किसी घायल पक्षी की मदद करता, किसी पेड़ को बचाता या किसी लालच को छोड़कर सही रास्ता चुनता, तो नीलवन के आसमान में 3 सफ़ेद पक्षी एक साथ उड़ते हुए दिखाई देते थे। लोग मानते थे कि वे तीनों पक्षी आज भी जंगल की रक्षा कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से नीलवन आज भी फूलों, झरनों और पक्षियों से भरा हुआ है।